हेलो डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हमारा अध्याय चल रहा है ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण और आज का यह वीडियो हमारा 5वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने गुरुत्वीय विभव के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और हमने इससे रिलेटेड व्यंजक हल किए थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी प्रबोध बुक के पेज नंबर 487 और 488 को कवर करने जा रहा है। आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करें। आप सभी ने देखा है कि जब हम किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो वह निश्चित ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। हम अगर उसके वेग को परिवर्तित कर अर्थात और अधिक बल लगाकर उसके वेग में परिवर्तन करें तो वो और अधिक ऊंचाई तक जाता है और फिर उसके पश्चात वो वापस नीचे आ जाता है। अतः यदि पिंड के प्रारंभिक वेग को क्रमशः अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो पृथ्वी सतह से उसकी ऊंचाई क्रमशः बढ़ते जाती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी पिंड की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को प्राप्त कर यह अंतरिक्ष में चला जाता है और पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आता। ये तब होता है जब हमने उसकी वेग को और बढ़ाते गए और इसका मतलब ये है कि वो अपनी ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है उससे वो बाहर चला जाता है। और इसी वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। किसी पिंड का वह प्रारंभिक न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वह वस्तु या वह पिंड बाहर चला जाता है तथा पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आता, वह वेग पलायन वेग कहलाता है। फिर से समझते हैं इसको। अगर हम किसी वस्तु को किसी वेग से ऊपर फेंक रहे हैं तो वस्तु कहीं कुछ ना कुछ ऊंचाई तक जाएगी और वापस नीचे आ जाती है। लेकिन वस्तु का वह न्यूनतम वेग जिससे अगर मैं उसको फेंकूं तो वो वापस नीचे नहीं आएगी, वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चली जाएगी। एक बार अगर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाती है तो वो सतह पर, पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आती। पलायन वेग से अगर हम किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा रहती है वही उसकी पलायन ऊर्जा कहलाती है। यही ऊर्जा पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य के तुल्य होती है। मतलब जितना उसका गतिज ऊर्जा होगा बच्चों, उतना ही उस पर कार्य होगा। अर्थात जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाती है तो जाने के लिए आवश्यक कार्य तो होगा ही। तो ये कार्य किसके बराबर होगा? उसकी जो स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा रहेगी उसके। और गतिज ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो हम आपने फॉर्मूला पढ़ा है गतिज ऊर्जा का, 12 mv² होता है। तो उस v जो है वो हमने स्टार्टिंग में जो उसको वेग दिया था उसके थ्रू हो जाएगा। आइए इस पलायन वेग को ज्ञात करने के लिए हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m है और r त्रिज्या है उसकी, हमेशा कैपिटल R लेते हैं। m द्रव्यमान का कोई पिंड किसी क्षण बिंदु P पर रखा गया है जिसकी पृथ्वी केंद्र, मतलब केंद्र O दिखाई दे रहा है, से दूरी कितनी है? x दूरी। P की दूरी आपको दिखाई दे रही है, x है। अतः पृथ्वी एवं पिंड के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F is equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x²। ये कहाँ से आया था? कूलम्ब का जो हमने नियम पढ़ा है। अब इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो पिंड है हमारा P से हमने ध्यान से देखिएगा डायग्राम में P से Q तक का डिस्टेंस लिया है हमने dx। तो हम क्या कर रहे हैं उसको
P से Q तक ले जा रहे हैं तो हमने उस पर dx दूरी वहाँ पर ले ली है। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, हम कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि हम पहले स्मॉल एरिया पर कितना कार्य हम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वस्तु पर कितना कार्य कर रहे हैं वो आप निकालोगे कब, जब आप वस्तु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर रखे हुए हो। उसके बाद में अब वस्तु को अगर हम अनंत पर ले जा रहे हैं तब कितना कार्य करना पड़ेगा, उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे अपना लिमिट लगा करके, और यही कार्य जो होगा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम पहले कार्य निकालेंगे, फिर उसको गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे और इसके थ्रू हमारा वेग जो है, पलायन वेग ज्ञात हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि हम पहले स्मॉल दूरी के लिए P से Q दूरी के लिए हम वस्तु को P से Q दूरी पर ले जा रहे हैं, तो जितना कार्य कर रहे हैं पहले वो कैलकुलेट कर लिए। तो हमने dw लिखा। W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। हमने लगाया उस पर बल कितना, क्योंकि अट्रैक्शन बल है इसलिए F इंटू dx, दूरी कितनी है dx। F का मान हम जानते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होता है। ये जितना गुरुत्वाकर्षण बल है वो लग रहा है केंद्र से, तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि P से आप Q तक जा रहे हो। और इस पे विस्थापन कितना कर रहे हो, उस P से Q तक जा रहे हो तो dx दूरी, इसलिए बाजू में लिखा हुआ है dx। अब ये जो है, ये जो भी आएगा आंसर, ये आपका छोटी सी दूरी के लिए है। अब ये मान के चलो कि अब P से आप वस्तु को अनंत दूरी पर ले जा रहे हो ना, बहुत ऊंचाई पर ले जा रहे हो, क्योंकि आपको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उसको बाहर ले जाना है। तो आप उस केस में आपका लिमिट क्या होगा, जब आप इंटीग्रेट करोगे इस कार्य को, तो आप r दूरी से, पृथ्वी की सतह से, क्योंकि आप कहाँ से ले जा रहे हो बच्चों, r से, r मतलब कि पृथ्वी की सतह से आप कहाँ तक ले जाना चाह रहे हो, अनंत तक ले जाना चाह रहे हो, इसलिए लिमिट क्या लगेगा, r टू इन्फिनिट। और इसके बाद में dw तो हम लोग गणना कर ही लिए हैं, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो gmm तो आपका कांस्टेंट है, बचा कौन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हम dx के सापेक्ष में एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, नीचे है हर में है इसलिए वो ऊपर आएगा तो माइनस, मतलब पावर जो उसका -2 लग जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं, सब लोग कर चुके हो इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो बच्चों यहाँ पर n क्या है, -2, तो -2 + 1 -2 + 1 लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को। और लिमिट लगी हुई है, लोअर लिमिट r है और अनंत तक जा रहे हैं इसलिए इनफिनिट। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इसके पहले हम लोगों ने जब गुरुत्वीय विभव निकाला था, स्थितिज ऊर्जा निकाला था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तब हम वहां पर अनंत से r दूरी पर लेकर के आए थे। तो उस केस में आप लोगों ने जो लिमिट वहां पर यूज किया था वो आपने इनफिनिट को नीचे रखा था, क्योंकि आप अनंत से r दूरी तक ला रहे हो। आज आप क्या कर रहे हो, r दूरी से वस्तु को अनंत पर भेज रहे हो। तो ये लिमिट बहुत काम की चीज रहती है, इसको बड़े आराम से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व जब हम कर रहे हैं तो हमको क्या मिला, 1 अपॉन एक्स में आप पहले अपर लिमिट लगाएंगे देन लोअर लिमिट। तो इसमें लगा हुआ है माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए, -gmm 1 अपॉन इनफिनिट अपर लिमिट माइनस एक्स के प्लेस पे 1 अपॉन लोअर लिमिट r लगा हुआ है। अब उसके बाद में 1 अपॉन इनफिनिट को आप छोड़ दीजिए, तो बचा कौन, क्योंकि वो 0 हो जाता है ना, छोड़ना इसलिए क्योंकि वो 0 हो जाता है, -1 अपॉन r बचा है, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बाहर में बिग माइनस दिख रहा है ना, तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको क्या मिला, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r। ये क्या मिला है आप लोगों को, कार्य, किया गया कार्य। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये जो कार्य आपने जो आंसर लाए हो, ये कार्य वही क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा, जितनी उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी पिंड की उसके बराबर होगी। मान लेते हैं कि पिंड का प्रारंभिक वेग हमने v दिया है, तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ही उसकी पलायन ऊर्जा कहलाएगी, और वह किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 हाफ mv स्क्वायर के। और यही
अब वस्तु की जो पलायन ऊर्जा ही उसे पृथ्वी की सतह से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक कार्य में परिवर्तित होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा को कार्य के बराबर कर देंगे। अब सिर्फ आप कैलकुलेट कीजिए, पक्षांतर कीजिए, क्योंकि कैसे भी करके हमको v का मान ज्ञात करना है। तो पहले हमने 2 को पक्षांतर किया, m स्मॉल m तो दोनों साइड से कैंसिल ही हो जाएगा बेटा। तो आपको क्या मिल रहा है, v स्क्वायर था तो रूट लगा दिया गया है, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2gm/r। याद कीजिए हमने पढ़ा है कैपिटल G और स्मॉल g में जो रिलेशन पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था g इज इक्वल टू होता है gm/r², ये होता है ना, ये आपने पढ़ा है। अब अगर मैं बोलूं कि gm इज इक्वल टू gr² हो जाएगा तो बिल्कुल चलेगा, है ना, पक्षांतर बस किया है। तो अब हमारा जो इक्वेशन है 1, उसमें हमने gm के प्लेस पे क्या रख दिया, gr² रख दिया, आप लोगों ने बिल्कुल रख दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जो नीचे में r है और ऊपर में कैपिटल R है ना, नीचे में भी R है ऊपर में भी R है, तो R बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो VE जो एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं पलायन वेग को, वो कितना मिला, √gr। याद रखिएगा ये कितना है, V इज इक्वल टू √2gr। अगर हम बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू √2gr, तो स्पष्ट है कि किसी ग्रह में पलायन वेग उसकी गुरुत्वीय त्वरण और उसकी त्रिज्या पर दो चीजों पर निर्भर करता है। पलायन वेग किन चीजों पर निर्भर करता है, स्मॉल g पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, और कैपिटल R मतलब उस पिंड की त्रिज्या पर। यद्यपि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, परंतु पिंड को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। हम जब पलायन वेग निकाल रहे हैं तो कहीं पर हमारा आंसर में m नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो g के मान को निकालने के लिए तो आपको पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर होना ही पड़ेगा, क्योंकि g इज इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए, कैपिटल G कैपिटल M/r²। तो वो पिंड का द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, इनडायरेक्टली मतलब वो करेगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए जो भारी पिंड होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह वगैरह को ऊपर फेंकने के लिए जो हम प्रक्षेपण हेतु जो हम मतलब जो लॉन्च करते हैं ना, उसके लिए शक्तिशाली रॉकेट उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हैवी वो रॉकेट वगैरह हम यूज करते हैं। पृथ्वी तल पर आखिर पलायन वेग कितना होता है, हम जानते हैं g इज इक्वल टू 9.8 हम हमेशा लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, और r इज इक्वल टू 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। याद रखिएगा इसको वैल्यू को। अब अगर आपको हम पृथ्वी का निकालने बोल रहे हैं तो पलायन वेग, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू √2gr रखोगे, g का मान 9.8 और r का मान 6.38 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो आपको मिलेगा 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड बोला है ना मैंने, और दूसरा आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर का वेग से चलूं, 1 सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर में चलूं तो ऊपर की ओर, है ना, तब मैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। लेकिन ये वेग को देना ही बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर हमको चंद्रमा पर उसका वेग निकालने के लिए कहा जाए, इसके वेलोसिटी पलायन वेग, तो सेम कैलकुलेशन तो हम सेम करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ पर जो g का मान है वो पृथ्वी पर जो g का मान है उससे उसका छठवां भाग है ना, 1/6 होता है ना वहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर अगर कोई वस्तु 30 किलो की है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, 5 किलो का, क्योंकि वहाँ पर इंटू 1/6 करना पड़ता है, उसका छठवां भाग होता है। तो यहाँ पर भी g का मान भी उसका छठवां भाग होगा, तो इसीलिए 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चंद्रमा का जो त्रिज्या है वो कितना है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। वैल्यू का आप पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा, √2gr में लगाएंगे ना आप
तो आपको मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड और 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वहाँ पर 1 सेकेंड, अगर चंद्रमा पर हूँ मैं तो, है ना, 1 सेकेंड में अगर कोई वस्तु 2.4 किलोमीटर के वेग से आगे चलती है, 1 सेकेंड में, है ना, 2.4 किलोमीटर चलती है, तो वो चंद्रमा के गुरुत्व के प्रभाव से वो बाहर चले जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो आप कंपैरिजन देख रहे हैं कि पृथ्वी का कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे डेवलप होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण क्या है। मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा का जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहीं पृथ्वी का कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि वहाँ पर का जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों वो बहुत ही कम है, और ये वेलोसिटी जो है वो बहुत ही आसानी से अणुओं को मिल जाती है। अब सोचोगे आप कि अणु जो होते हैं आसपास में, जैसे है ना गैसों के जो अणु रहते हैं, उनको ये वेलोसिटी कहाँ से मिलती है। तो याद रखिएगा सभी गैसों में, मतलब जितने भी कण होते हैं उन सभी में अपनी ऊष्मीय ऊर्जा होती है, और इसी ऊर्जा के कारण जो वो अणु हैं वो सभी दिशाओं में अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। तो इसका जब एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल निकालते हैं, तो सदैव ही ये मान जो ये वेग है अगर वो एस्केप वेलोसिटी से कम है तो वो पिंड के आसपास रहेगा। लेकिन ये वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, उनकी ये वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो वो उसके गुरुत्व के प्रभाव से बाहर निकल सकता है। तो वैसा ही होता है चंद्रमा में भी कि वहाँ के जो अणु हैं उनका जो तापीय विक्षोभ है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो उनकी जो पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है, उससे वो बाहर मतलब उतना वेग वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण से वो चंद्रमा की ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं, और इसीलिए चंद्रमा के आसपास हमको वायुमंडल प्राप्त नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। कुछ होमवर्क है। पृथ्वी तथा चंद्रमा का पलायन वेग कैलकुलेट कीजिए, उसकी गणना कीजिए। पलायन वेग का मान किस पर निर्भर करता है यह बताइए। साथ ही आप यह बताइए 100 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी सतह से 100 मीटर ऊपर उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है आपको। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो mgh होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि mgh के बराबर होता है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या को हमने पृथ्वी की त्रिज्या से आधी कर दिया और उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/4 कर दिया, तो उस ग्रह का पलायन वेग कितना होगा। तो आपको सूत्र वही लगाना है पलायन वेग का, और बस आपको पृथ्वी की त्रिज्या से उसका त्रिज्या आधा करना है और पृथ्वी की द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान को आधा करना है, और फिर कंपैरिजन करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।